पूरी और आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला 2.0 में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं लूसेंट बुक से पूछे गए प्रश्नों की 20 प्रश्नों का संग्रह होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रण करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा अधिनियम था? 1934 का अधिनियम था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये अधिनियम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम से बना था? तो 1934 का अधिनियम से बना था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपया को पाउंड स्टर्लिंग से कब अलग किया गया? तो स्टर्लिंग पाउंड आपको पता होगा कि ये जो था ना, स्टर्लिंग पाउंड ये ब्रिटेन में चलता है। तो ब्रिटेन का था, भारत पहले ब्रिटेन का गुलाम था, एक उपनिवेश था। और ये स्टर्लिंग पाउंड काफ़ी स्ट्रांग था पहले, अभी भी है। तो इसे इससे कब अलग किया गया? तो इसे 1975 में। हालांकि हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन स्टर्लिंग पाउंड तब तक जुड़ा हुआ था और 1975 में ऑफिशियली इसे अलग कर लिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको ये देखना है कि उसकी राजधानी कौन है। तो म्यांमार की राजधानी है नायपिडाव। ये याद रखिएगा, म्यांमार की जो राजधानी है नायपिडाव। अगर इंग्लिश में इसे लिखना चाहें तो NAYPYPYIDAW। अब इसे आप क्या पढ़ते हैं ये आपके ऊपर है। नायपिडाव मुझे लगा तो मैंने यही लिखा है। तो ये पूछा गया प्रश्न है और इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का आधार? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा का आधार याद रखिएगा। तो इसका जवाब आपको खुद देखना है, एक बार कोशिश करके देखिए। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 21A में शिक्षा के आधार का, शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये जो है 2002 में लागू किया गया था और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया था। 6 से 14 वर्ष का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया था। इसे याद रखिएगा, 2002 का इंपॉर्टेंट अधिनियम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और ये जो था ना, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग था ये। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 75 के 1A के अंतर्गत लिया गया था कि 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम के केवल खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। तो ये जो खो खो का गेम है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ी उतरते हैं? जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो याद रखिएगा कि सिर्फ 9 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी रहते हैं। और बाकी जो आपके खिलाड़ी बच गए उनको रिजर्व में रखा जाता है, यानी कि 3 खिलाड़ी जो है वो रिजर्व में रखा जाता है खो खो में। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है लूसेंट सीरीज का, कि दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में नृतक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं? देखिए ये एनटीपीसी एग्जाम एक हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि सिर पर बर्तनों को बैलेंस जो करते हैं वो कौन सा नृत्य है? तो जवाब देने की कोशिश कीजिए और गेस कीजिए कि कौन सा होगा, बोलिए। तो इसका जवाब हो जाएगा करगट्टम। करगट्टम ऑप्शन सी है, इसमें जो है अपने सिर पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ का है? तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु का है करगट्टम। और इसमें जो है बर्तनों को अपने सिर पे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? एक होता है और एक है नहीं है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों मिल जा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? देखिए, वित्त मंत्रालय के अंदर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान विकास पत्र काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो कौन सा बच गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। और ये किससे है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसको MSDE भी बोलते हैं, उससे संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, और करंट का प्रश्न था।
गुप्त वंश के पहले शासक का नाम बताइए जिन्हें महाराजा धीराज, गुप्त वंश तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश का नींव रखा था, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो गुप्त वंश के पहले शासक का नाम जिसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था, कौन थे? देने का कोशिश किया जवाब, तो इसका सही जवाब जो है चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, ये थे गुप्त वंश के प्रथम साम्राज्य थे जिन्हें महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों के लिए चुने जाने की स्थिति में उसे दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। यानी संसद के दोनों सदनों में अगर उसे चुन लिया है तो उसे कुछ दिनों के अंदर ही ये बताना पड़ेगा कि मैं इस सदन में कार्य करना चाहता हूँ, तो कितने दिनों के अंदर, यही पूछा जा रहा है। तो 10 दिनों के अंदर बता देना चाहिए कि भैया मुझे इसमें कार्य करना है और इसमें नहीं करना है। संसद का दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा है। और निम्न सदन क्या है? लोकसभा है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा है निम्न सदन। तो और उच्च सदन जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कभी रिटायर्ड नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके सदस्य जो है हमेशा हटते जाते हैं और फिर नए सदस्य आते जाते हैं राज्यसभा में, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग होता है और इसी के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है जो लोकसभा चुनाव होता है। तो ये था 10वां प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो है भारत और उनके पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जैसे कि पड़ोसी, उसके नदी, पड़ोसी देश के नदी, पड़ोसी देश के पहाड़। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्रियो काडोंग है? क्रियो काडोंग है, क्रियो काडोंग किस देश की है? तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है क्रियो काडोंग। तो इसे याद रखिएगा, ये बांग्लादेश की है 986। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बता दिया आपको, इतना ऊंचा है, बांग्लादेश का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप में कितने सदस्य थे? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। अच्छा, आप लोगों को एक बार और कि आप इतनी दूर तक आ गए यानी कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें और क्या क्या ऐड करूँ। अभी मैं 20 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूँ, तो इसे क्या और बढ़ाना चाहिए और करंट अफेयर का कितना प्रश्न ऐड करना चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और आप सबके कमेंट को मैं देखता भी हूँ खुद। ठीक है, तो ये आप कीजिएगा और फिर बताइए हमें और फिर हम इस पर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जवाब दीजिए, 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे संविधान सभा के प्रारूप सदन में। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे बोलते हैं। और जो थे B.R. अम्बेडकर जो थे, दादा साहब अम्बेडकर जी जो थे, वो जो थे इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख करता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सुदर्शन झील बार बार पूछा जाता है। तो कहाँ का है सुदर्शन झील, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें है सुदर्शन झील का उल्लेख है। और ये जो है सुदर्शन झील के बारे में पहुंचा था और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का बताया जाता है कि ये झील है। तो ये याद रखिएगा। और ये जूनागढ़ कहाँ है भाई? तो ये गुजरात में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है, ये आपके पास गिरनार पत्थर का है, खैर उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, ये आप याद रखिएगा, जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काला सागर महासागर में स्थित है। देखिए काला सागर किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान प्रश्न है। क्या अटलांटिक में या प्रशांत में, आर्कटिक या हिंद महासागर में, किस में है? तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये होमवर्क रहा आपका। ठीक है, कमेंट में मैं इंतजार करूँगा और जो जो सही उत्तर देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो समझ में आ जाएगा कि भाई आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? तो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में भी चुनाव हुए थे, दिल्ली में हुए थे क्या, अभी चल भी रहे हैं। और आपके लोकेलिटी में भी जो चुनाव होता होगा, तो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है, ये पता होना चाहिए ऐसे भी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 50% आरक्षित होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, और ये 112वां संशोधन विधेयक था, 2009 में लागू किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न में भी आपका ये 112वां संशोधन विधेयक 2009 का था। अब महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक से अपने क्षेत्र के भीतर धन उधार लेता है। वाह क्या प्रश्न है। और ये बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन आजकल हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो जिस पे बैंक जो है वाणिज्य बैंक से अपने क्षेत्र के भीतर एरिया के अंदर धन उधार लेता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए ये जो है ना उल्टा हो रहा है, क्योंकि वाणिज्य बैंक जो है केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्य बैंक से ले रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, वाणिज्य बैंक कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, एसबीआई, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, समझाने के लिए, ठीक है। तो वह द जिसपे केंद्रीय बैंक, भाई आरबीआई के पास तो बहुत पैसा है लेकिन वो एसबीआई से ले रहा है, तो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन अगर एसबीआई आरबीआई से ले तो उसे रेपो बोलते हैं, ठीक है। छोटा बैंक बड़ा बैंक से लो तो उसे रेपो बोलते हैं। एसबीआई एग्जांपल के लिए बोला है, कोई भी बैंक हो सकता है, पंजाब बैंक, देना बैंक, आपका इलाहाबाद बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। अब तो बहुत सारे बैंकों का मर्जर भी हो गया, उस पर मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसे याद रखिएगा। रेपो रेट वही है जिसपे एसबीआई आरबीआई से लेगा, ठीक है। मतलब छोटा बैंक बड़ा बैंक से लेगा, लेकिन बड़ा बैंक ले रहा है तो रिवर्स हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी से ले रहा है तो रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। इसे ऐसे ही याद रखिएगा। पावलकुट, पावलकुट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किससे जुड़ा हुआ है। तो अभी ये पावलकुट नामक आदिवासी त्योहार इंपॉर्टेंट था और करेंट का प्रश्न है। तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा। इसका जवाब हो सकता है वो मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मिजोरम से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। पावलकुट मिजोरम, पावलकुट कहाँ का है, मिजोरम का है। निम्नलिखित में से कौन अहोम विद्रोह 1828 का नेता था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहोम विद्रोह बहुत बार पूछा गया। 1828 का नेता था और ये आसान भी प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको आंसर पता होगा। तो गोमधर कुंवर जो है इसका सही उत्तर है कि गोमधर कुंवर जो अहोम विद्रोह से जुड़े हुए थे, ठीक है। 1828 में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ था, उसी से ये संबंधित है और ब्रिटिश के काल में हुआ था, भारत में जब उन्होंने शासन किया था उसके बाद का है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर दिवाली का समय आ गया, पटाखा लगातार फोड़ा जा रहा है। अब बाहर शायद आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताइए। चित्रकूट जलप्रपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी से भी पूछा जाता है, कहाँ स्थित है। क्या लगता है कहाँ होना चाहिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। सही जवाब बोलिए क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। क्या, चित्रकूट जलप्रपात और इंद्रावती नदी है। और इसका जो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल के लिए जलप्रपात जो है बहुत ज़्यादा, और इसे जो है नाइग्रा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, नाइग्रा ऑफ इंडिया। ऐसे तो नाइग्रा जो है वो कनाडा के बॉर्डर पे है, लेकिन इंडिया का नाइग्रा इसे ही बोला जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। और ये जो इंद्रावती नदी है, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। याद रखिए गोदावरी की सहायक नदी कौन है, इंद्रावती, और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान के रखिए, दिमाग में रहा, कभी पूछ लिया तो आप जवाब दे पाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के वायसराय का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त ऑफर, वाह भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगस्त ऑफर। कौन से वायसराय थे, अंग्रेज वायसराय, जिसने अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव अपने आप में एक प्रश्न है। तो ये कब आया था, तो 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, पहला प्रश्न है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये शिमला में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, शिमला इससे संबंधित शहर है, ठीक है। तो ये किसके समय हुआ था, कि कांग्रेस किस समय कमेटी थी, और ये 21 अगस्त को हुआ था, 21 अगस्त 1940 से संबंधित है। 21 अगस्त अगस्त प्रस्ताव। और किसने दिया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो इसका है, कंफ्यूज मत होइएगा। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है, लिनलिथगो 1940, कहाँ, शिमला। कब हुआ था, 21 अगस्त को। ये तीनों बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का 20 प्रश्न का सीरीज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो आप सभी के लिए आज का कंटेंट यहीं पे रहा। आशा करता हूँ आप सबका दिन अच्छा हो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।